नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीसीएस बाबा में। दोस्तों बीपीएससी की एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक आ रही है, तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है लास्ट 10 से 15 साल या फिर 20 साल तक भी आप कर सकते हो, उसको 2 से 3 बार मल्टीपल टाइम एकदम स्पीड में पढ़ो और रिवाइज करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से डायरेक्टली उठा लिए जाते हैं। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, चाहे वो जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो। कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 8 से 10 बार बनाना ही होंगे आपको, लेकिन अभी टाइम बहुत कम है, तो कम से कम 2 बार उसको कंप्लीटली रिवाइज करो। तो आज इसी के रिगार्डिंग मैं आपके लिए लेके आया हूं बीपीएससी प्रीवियस ईयर पॉलिटी पेपर्स, जिसे हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, जो कि इसमें हम कवर करेंगे पूरे के पूरे क्वेश्चंस, और ये लगभग 4 पार्ट में मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा और इसमें पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स मूव ऑन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसे अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। कब किया गया था? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1949, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1949 या फिर ऑप्शन डी 15 नवंबर 1949। जल्द ही जल्द आप हमें अपना जवाब बताओ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। आपको 2 डेट याद रखना है, 26 नवंबर और दूसरा डेट हो गया आपका 26 जनवरी। ठीक है, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया था, लागू किया था, लेकिन 26 जनवरी 1949 को हमने अडॉप्ट किया था, और 26 जनवरी 1949 को ही हमने प्रीएम्बल, सिटीजनशिप, इंटरिम पार्लियामेंट, इमरजेंसी और भी बहुत सारे प्रोविजन को अडॉप्ट किया था, और बाकी रेस्ट ऑफ दी जो प्रोविजन है उसे हमने इन्फोर्स किया, अडॉप्ट किया 26 जनवरी 1950। तो याद रखना, जब भी पूछेगा व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, तो आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1949, और इनेक्टेड या फिर इन्फोर्स्ड रहेगा तो आपका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, 26 जनवरी मतलब 26 जनवरी वाज इलेक्टेड एज द डेट फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज 26 जनवरी को क्यों सेलेक्ट किया गया था एज अ डेट फॉर इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए, कांग्रेस हैज ऑब्जर्व्ड इट एज इंडिपेंडेंस डे इन 1930। तो ऑप्शन पहला है कि कांग्रेस ने इसे ऑब्जर्व किया था एज ए इंडिपेंडेंस डे 1930 में। ऑप्शन बी है, ऑन दैट डे क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड। ऑप्शन सी है, इट वाज कंसिडर्ड एज एन ऑस्पिशियस डे, ये बहुत ही ऑस्पिशियस डे की तरह कंसिडर किया गया था। या फिर ऑप्शन डी है NOTA, नोटा, नोटा मतलब नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। चलो अब हम ऑप्शन की ओर जाते हैं। तो पहला है कांग्रेस, देखते हैं। दूसरा, ऑन दिस डे क्विट इंडिया मूवमेंट, भैया क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में आया था, बहुत देर हो गया था। ऑस्पिशियस डे वैसा कुछ खेला था नहीं। करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। कांग्रेस ने इसे ऑब्जर्व किया था इंडिपेंडेंस डे 1930 में, क्योंकि दिसंबर 1929 में जब कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था, पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन हुआ था, तभी उन्होंने बोला था कि हम 26 जनवरी को ऑब्जर्व करेंगे, डिक्लेयर करेंगे एज एन इंडिपेंडेंस डे। तो याद रखना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑप्शन बी ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल या फिर ऑप्शन डी इंडियन पार्लियामेंट। तब देखते हैं। गवर्नर जनरल, उसकी कोई औकात नहीं थी, नो मैम। इंडियन पार्लियामेंट, नो मैन। ब्रिटिश पार्लियामेंट, नो मैन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, A Constitution Day of India is celebrated on,
ये तो रिपीटेटिव क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए क्वेश्चन डाला हुआ है। ऑप्शन ए 26 अक्टूबर, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 26 नवंबर, ऑप्शन डी 15 अगस्त या फिर ऑप्शन डी नोटा। तो देखते हैं, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में। तो याद रखना भाई, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। हम जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं 26 नवंबर को, ठीक है। 26 जनवरी मत मार दिया, नहीं तो फिर इलेक्शन ना होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था तो उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी या फिर ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो देखो भैया, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब आचार्य जेबी कृपलानी। 1946 से 47 तक, ठीक है, 1946 से 47 तक रहे थे आचार्य जेबी कृपलानी। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं पट्टाभी सीतारमैया के, 1948। पट्टाभी सीतारमैया वही पट्टाभी सीतारमैया है जो गांधी के फेवरेट कैंडिडेट थे, और सुभाष चंद्र बोस जी के साथ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ जब कन्फ्लिक्ट हुआ था तो इन्हीं के चलते हुआ था, क्योंकि ये हार गए थे और नेताजी जीत गए थे, तो गांधी जी को बहुत ही गुस्सा आ गया था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आचार्य जेबी कृपलानी। और आजादी के बाद पूछ लेना तो भैया याद रखना 1948 में पट्टाभी सीतारमैया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इससे पहले एक और क्वेश्चन बताना ऑप्शन में, कमेंट बॉक्स में हमें बताना भैया कि जन गण मन जो है उसे हमने कब अडॉप्ट किया था, और हमारा जो स्टेट एम्बलम है अशोकन पिलर, उसे हमने कब अडॉप्ट किया था। दोनों की आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना भैया। क्वेश्चन नंबर 6, इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम। भैया ई छूट गया, यहाँ जोड़ लेना, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में कौन सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट, बी पार्लियामेंट, सी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर डी रिलीजन। बताओ बताओ। तो देखो भैया ऑप्शन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट नाम है, इसका मतलब थोड़ी ना कि सुप्रीम हो जाएगा। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। तीसरा हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, और चौथा ऑप्शन है रिलीजन। रिलीजन तो होगा नहीं भैया, सुप्रीम कोर्ट होगा नहीं भैया। अब बच गया ऑप्शन बी और सी में। भाई पार्लियामेंट कैसे चलता है वैसे ही चलता है ना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन बाप है सबका, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है उसी के अनुसार होगा, और नहीं होगा तो कूटे जाओगे अच्छे से। इसलिए सबसे टॉप प्रायोरिटी पे है कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज और, अगर आपको किसी भी ऑप्शन में डाउट लग रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम उसे फिर से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन ए, द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन यूएसए। यूएसए में जो है गवर्नमेंट फेडरल फॉर्म है। ऑप्शन बी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फेडरल एंड यूनिटरी बोथ। ऑप्शन सी, द गवर्नेंस ऑफ फ्रांस इज फेडरल फॉर्म, ठीक है। ऑप्शन डी, द पीएम ऑफ पाकिस्तान इज अपॉइंटेड बाय पीपल। तो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं भैया, इसमें कंफ्यूजन तो आपको होगा। फ्रांस के बारे में हमको नहीं पता भैया कि क्या होगा, तो भूल जाओ उसको। पाकिस्तान के बारे में तो नहीं पता है हमको क्या होगा भैया, लेकिन इंडिया और यूएसए के बारे में पता है, तो देखते हैं इन दोनों को। तो यूएसए के बारे में क्या लिखा है, द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन यूएसए। चलो डाउट है हमको, है कि नहीं। ऑप्शन बी देखते क्या लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फेडरल एंड यूनिटरी बोथ। ये कहाँ लिख दिया भैया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, समझा। इंडिया फेडरल है भैया हम लोग, विथ यूनिटरी टिल्ट है, लेकिन दोनों नहीं है, समझ में आया। वी द इंडियन गवर्नमेंट आर फेडरल विथ स्लाइट यूनिटरी टिल्ट, हम यूनियन की तरफ झुके हुए हैं लेकिन हम हैं तो फेडरल ना, इसीलिए ऑप्शन बी ए
सी डी, इसमें से कौन सही होगा कौन गलत होगा ये आपको पता चल गया है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन यूएसए। ठीक है, अब हम आते हैं, अच्छा हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए मैंने आपको एक जगह कलेक्ट कर दिया कि कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या लिया है। मेजर जो हमारा सोर्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, जिससे हमने इमरजेंसी, गवर्नर ऑफिस लिया है, जुडिशियरी लिया है, फेडरलिज्म लिया है। अगर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, रूल ऑफ लॉ लिया है, रिट्स लिया है, बाइकैमरलिज्म लिया है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन हमने यहीं से लिया है, क्योंकि यूएसए मतलब अमेरिका में तो डबल सिटीजनशिप होता है, एक आपको स्टेट की सिटीजनशिप मिलेगी और एक आपको कंट्री की सिटीजनशिप मिलेगी। अमेरिका में कितने स्टेट है भैया? तो अमेरिका में 50 स्टेट है, ठीक है, याद रखना। और 50 स्टेट ने बोल के एक कंट्री बना लिया कि भैया तुम हमने मालिक, हम सब मिलके तुमको कंट्री बना देते हैं, लेकिन अपना पावर नहीं देंगे। इसलिए अमेरिका में अभी भी हर स्टेट का अपना खुद का सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, अब यूएसए से क्या लिया हमने? फंडामेंटल राइट लिया है। बहुत हल्ला करते हैं यूएसए वाले, फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा, वायलेट हो रहा, वायलेट हो रहा, तो हमने फंडामेंटल राइट लिया यूएसए से। इम्पीचमेंट मतलब कैसे हटाया जाए प्रेसिडेंट को, वो भी हमने यूएसए से लिया है। जुडिशियरी इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी को फंक्शन करने के लिए। एंड रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हमने वहीं से लिया है। फिर कनाडा से क्या लिया है, बार बार क्वेश्चन आता है, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसमें फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा और यूनियन और स्टेट के बीच जो रिलेशनशिप है उसे हमने लिया है कनाडा से। ठीक है, कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो गया उसे देख लेना, वही ज़्यादा इशू ना लेना। फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो कंकरेंट लिस्ट हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से। फिर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, कब होता है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट? तो भैया ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट होता है, कोई बिल स्ट्रक होता है तो प्रेसिडेंट बोलते हैं भैया ज्वाइंट सिटिंग कर लो, और उस ज्वाइंट सिटिंग में लीड कौन करेगा? राज्यसभा वाला लीड नहीं करेगा, लीड करेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, इसको पढ़ेंगे आगे हम लोग। फिर आयरलैंड से हमने क्या लिया? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, गांधी जी का सपना। ठीक है, उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के जो नॉमिनेट करते हैं ना, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस, सबसे, तो वो सब हमने लिया है आयरलैंड से। उसका प्रेसिडेंट इलेक्शन मेथड, बार बार पूछा जाता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन मेथड क्या होता है? प्रोपोर्शनल, रिप्रेजेंटेटिव, सिंगल, ट्रांसफरेबल वोट। बस 2 लाइन याद रखो, सारे ऑप्शन टिक हो जाएंगे। फिर जर्मनी से क्या लिया है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। हिटलर एकदम टाइट था ना, तो फंडामेंटल राइट को भी सस्पेंड कर देता था इमरजेंसी के टाइम में, इसलिए हमने जर्मनी से लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। उसके बाद फ्रांस से क्या लिया भैया? तो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, रिपब्लिक, ये सब हमने लिया है फ्रांस से। फिर यूएसएसआर से क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है हमने, आइडियाज ऑफ जस्टिस लिया है प्रियम्बल में। ठीक है, उसका साउथ अफ्रीका से भी कुछ कुछ ले लिया है, जैसे इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा और कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट। कौन आर्टिकल है भैया? 368। ठीक है, 3 2 जा 6, 6 में 2 जोड़ दो 8, याद हो गया। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 10 बार पूछता है एग्जाम में बच्चा क्वेश्चन। उसका जापान से क्या लिया भैया? प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, ये भी पूछता है। 2 चीज याद लिखना, रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश से लिए, ब्रिटिश वन लॉ करके कूट दिया था सबको, और प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ किससे लिए? जापान से। ठीक है, तो याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो भैया जल्दी खटाक से। अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ 300 आर्टिकल, 350 आर्टिकल, सी मोर देन 400 आर्टिकल, या फिर डी 500 आर्टिकल। बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन, जल्दी बताओ इसका आंसर। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हम लोग जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं उसमें 3 चीज पढ़ते हैं। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, पहले पढ़ते पार्ट्स, PARTS, पार्ट्स पढ़ेंगे हम लोग। पार्ट्स के पास पढ़ देंगे आर्टिकल, कि बच्चा कितना आर्टिकल है, और शेड्यूल पढ़ लेंगे। ठीक है, शेड्यूल। तो पार्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, जैसे तुमको पार्ट 1 में देखना इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, पार्ट 2 में मिलेगा कि सिटीजनशिप का क्या क्राइटेरिया कैसे मिलता है। ठीक है, तो इसी तरह हर पार्ट में अलग अलग चीज मेंशन है, तो इसको पढ़ने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड कर दिया पार्ट बाय पार्ट में। फिर बहुत सारे आर्टिकल है और इसी तरह शेड्यूल है। ठीक है, तो देखो जब शुरू में बना था तो इनिशियली देखोगे तो पार्ट कितना था कॉन्स्टिट्यूशन में? 22 पार्ट। सब एग्जाम के क्वेश्चन है भाई, यार रट लो। शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 22 पार्ट बना था, और कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट था, और शेड्यूल जो हमारा था 8 था। ठीक है,
22 पार्ट, 395 आर्टिकल, उसके बाद शेड्यूल हो गया 8। फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जिन्होंने संविधान बनाया था, उन्हें पता था कि आगे जाके बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, सोसाइटी में चेंज आएगी, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम पूरा बदल जाएगा सब कुछ। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमें फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, जिससे जो ये लोग हैं आपस में मिलके एक नियम कानून के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन को देश हित में चेंज कर सके। तो इसलिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल बनाया, ठीक है, ताकि इसमें अमेंडमेंट किया जा सके। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस लाया जा सके। तो फाइनली चेंज होते होते पार्ट अब 22 से कितना हो गया, 25 पार्ट हो गया टोटल। और 395 आर्टिकल से कितना आर्टिकल हो गया है, लगभग 467 के आसपास आर्टिकल हो गया है। फिर शेड्यूल 8 था, और अभी कितना शेड्यूल हो गया टोटल, 12 शेड्यूल, ठीक है। एक ही स्लाइड में सारा इंफॉर्मेशन आपका खल्लास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन सी, मोर देन 400 आर्टिकल्स। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर 9। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेस ऑफ, ऑप्शन ए 395 आर्टिकल, 22 पार्ट, 12 शेड्यूल, ऑप्शन बी 371। पढ़ेंगे ही नहीं भैया, अभी तो पढ़ा दिया ना तुझे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो 395 आर्टिकल थे, उसमें 8 शेड्यूल था, और कितना शेड्यूल था, कितना पार्ट था, 22 पार्ट था। तो इसमें भैया लिख दिया कितना, 12 शेड्यूल, 22 पार्ट, 395 आर्टिकल। गलत भैया, ये भी गलत भैया, ये भी गलत भैया, ये भी गलत भैया, ठीक है, क्योंकि इसमें कितना लिख दिया, 23 पार्ट, 20 पार्ट, 21 पार्ट, 22 पार्ट। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है, नन मार देना ऑप्शन में, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितना है, याद रखना, 22, 395 और 8, ठीक है, 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल। 22, 395, 8 एकदम दिमाग में घुसा लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग, अच्छा इसमें मैच ही नहीं रहा, चलो मैं डाल देता हूं। तुम्हें बताना है कि यूनियन लिस्ट दिया रहता है, स्टेट लिस्ट दिया रहता है, कंकरेंट लिस्ट दिया रहता है, किसमें कितना सब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी बताना है तुमको कितना कितना सब्जेक्ट था। ऑप्शन नहीं दिया है, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। यूनियन लिस्ट में जब इनिशियली था तो 97 सब्जेक्ट थे, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट थे, और जो कंकरेंट लिस्ट था उसमें 47 सब्जेक्ट था। अभी फिलहाल क्या हुआ, ये 97 से हो गया है 100, और स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट थे वो हो गया है 61, और जो कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट थे वो हो गया है 52। ये सब्जेक्ट का डिवीज़न क्यों होता है, जैसे स्टेट को आपको चलाना है, अपने राज्य को चलाना है, तो भैया अगर मेरा पुलिस हो गया, मेरा एग्रीकल्चर का काम हो गया, अगर मेरा छोटा से छोटा चीज़ भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखेगा तो हम बैठ के खाक छिलेंगे यहाँ पे। इसलिए आज़ादी दी जाती है कि भैया स्टेट, ये सब जो चीज़ें हैं जो तुम्हारे स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी है, उस पर हम सेंटर इंटरफेयर नहीं करेंगे, तुम खुद उस पर नियम कानून बनाओ, लॉ बनाओ, प्रोसीजर बनाओ, और अपने स्टेट को अपने अनुसार चलाओ। तो वो हो गया स्टेट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट का भी बहुत ज़रूरी है, अगर डिफेंस के लिए करना है, कुछ एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड हो गया, ओवरऑल हमें देखना है पूरा देश का, इंटरनेशनल ट्रीटी, ये सब चीज़, तो उस सब के लिए स्टेट तो कुछ ना कर सकता है। इसलिए ये सब दे दिया कि भैया यूनियन तुम आराम से देखो, क्योंकि ये देश हित में है, दो चीज़ देश हित में है, उसे देखेगा यूनियन। अब कंकरेंट हो गया जिसमें दोनों देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन द कंकरेंट लिस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कंकरेंट लिस्ट में लाई करता है। ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी पुलिस, ऑप्शन बी एजुकेशन, ऑप्शन सी पुलिस, या फिर ऑप्शन डी डिफेंस। बताओ क्या होगा। हाँ देखो, 11th का आंसर होगा ऑप्शन बी एजुकेशन, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन बहुत ही जरूरी है कि दोनों मिलके इस पे लॉ बनाए, ठीक है। तो और भी कौन कौन से चीज़ है जो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, सिविल लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ, मैरिज एंड डिवोर्स, लेबर वेलफेयर, ये सब कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी जुडिशियल रिव्यू, ऑप्शन सी एंटी डिफेक्शन लॉ,
ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसटी एंड एससी एरियाज। बताइए। तो देखते हैं हम इसको। नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया का वैसा कुछ खेला तो है नहीं। जुडिशियल रिव्यू तो शेड्यूल में कहीं मेंशन है नहीं। एंटी डिफेक्शन लॉ इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन सी एंटी डिफेक्शन लॉ, कि इस पार्टी से उस पार्टी आप कूदते रहोगे तो ये देश हित में अच्छा नहीं होगा। आया राम गया राम का एक स्टोरी है कि 2 दिन के अंदर 3 पार्टी बदल दिया उस बंदे ने, तो इधर से उधर छलांग मारते रहता था, आया राम गया राम। तो इसलिए ये नियम लाया गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत आपको पनिश किया जाएगा। लेकिन इसमें भी क्राइटेरिया है कि अगर 2/3 ऑफ द मेंबर ही अगर उस पार्टी को छोड़ के चले गए तो उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं वैलिड होगा। और इसी का आजकल कुछ पॉलिटिशियन लोग फायदा उठा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लैंड रिफॉर्म कम अंडर द सब्जेक्ट ऑफ ए यूनियन लिस्ट, बी स्टेट लिस्ट, सी कंकरेंट लिस्ट, डी नोटा। करेक्ट आंसर इज स्टेट लिस्ट। ठीक है, लैंड रिफॉर्म स्टेट लिस्ट लॉ बनाएगी। और किस शेड्यूल में इसका बात किया है? शेड्यूल 9 में आप देखोगे लैंड रिफॉर्म रिलेटेड सब कुछ मेंशन है। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था कब हुआ था? 1951 में। ठीक है, ये लैंड रिफॉर्म ही रिलेटेड अमेंडमेंट था, इसलिए इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको याद रखना हमेशा। ऑप्शन ए रिपब्लिक डेमोक्रेटिक सॉवरेन सोशलिस्ट, ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सॉवरेन सोशलिस्ट, ऑप्शन सी सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या फिर ऑप्शन डी सॉवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बताओ। We the people of India have solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic country। ठीक है, तो इसके अनुसार हमारा आंसर क्या होगा? सी। पूरा लाइन भी याद ना रखे हो तो कम से कम जितना मैंने याद रखा उतना याद रख लो, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सीक्वेंस पे आए हुए हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म सोशलिस्ट वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द। कॉन्स्टिट्यूशन में जो टर्म सोशलिस्ट है वो किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था? ऑप्शन ए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसे हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी। ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 69th अमेंडमेंट, या फिर ऑप्शन डी NOTA नोटा। तो करेक्ट आंसर इसका जो है क्वेश्चन नंबर 15 का ए है। ठीक है, तो इस टाइम क्या हुआ था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंदिरा गांधी जी के टाइम में 1976 में आया था। और इस टाइम क्या क्या ऐड किया गया था? सोशलिस्ट। ठीक है, सोशलिस्ट, उसके बाद सेकुलर SECULAR सेकुलर, और इंटेग्रिटी। सोशलिस्ट और सेकुलर तो याद रहता है, लेकिन इंटेग्रिटी लोग भूल जाते हैं, इसीलिए इसको भी याद रख लेना। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया था, और इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसने बहुत सारे चेंजेस लाए थे, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को ही उठा पटक कर दिया था। और इसके बाद जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है वो बस इसके रिस्पॉन्स में आता है। जो जो उल्टा पुल्टा किया था इंदिरा गांधी ने, उसी को सीधा करने की कोशिश किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो जो पढ़ना हो तो 42nd और 44th को साथ में पढ़ना। अब कमेंट बॉक्स में बताना भैया कि 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या था, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, इंडिया हैज पीपल सॉवरेनिटी बिकॉज द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिगिंस विद द वर्ड। सबसे पहले समझ लो, बार बार हल्ला होता है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी मतलब क्या होता है ना, कि हम सुप्रीम है, मतलब मेरे ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, जैसे सॉवरेन, इंडिया में पीपल सॉवरेन नहीं। ठीक है, इंडिया सॉवरेन है लेकिन इंडिया के पीपल सॉवरेन नहीं है, मतलब हमें पावर नहीं कुछ भी कर सके, लेकिन इंडिया एज अ होल सॉवरेन है। इंडिया अगर अपना कोई डिसीजन लेगा तो वो नहीं देखेगा कि पाकिस्तान क्या सोच रहा, चाइना क्या सोच रहा, यूके क्या सोच रहा, यूएसए क्या सोच रहा, रशिया क्या सोच रहा।
इसीलिए तो इंडिया ने जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम डिसीजन लिया कि ना भैया हम यूएसए के साथ जाएंगे, ना जाएंगे हम रशिया के साथ, हम फॉर्म करेंगे अपना NAM, नाम जिसका बड़ा नाम है वही तो बदनाम है। तो नाम मतलब नन अलाइंग मूवमेंट, ना इधर जाएंगे हम ना उधर जाएंगे। तो इंडिया सोवरेन है ना, क्योंकि उसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, वो अपना डिसीजन ले सकता है। तो सॉवरेनिटी मतलब हो गया सुप्रीम, याद रखना, SUPREME। तो यहाँ क्वेश्चन क्या, इंडिया हैज पीपल सॉवरेनिटी बिकॉज द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिगन विद द वर्ड। अगर आपको इसका आंसर भी नहीं पता है तो अगर आपने प्रीएम्बल पढ़ा है तो उससे आंसर दे सकते हो। पहले ऑप्शन सुन लो। ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक इंडिया, ऑप्शन बी रिपब्लिक ऑफ पीपल, ऑप्शन सी डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी वी द पीपल ऑफ इंडिया। अभी मैंने बताया वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। ठीक है, तो इसीलिए शुरुआत ही होता है कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी मतलब हम लोग इंडिया के पीपल ने राइट दिया है सुप्रीम कोर्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को कि हमारी राइट से हम आपको अथॉरिटी देते हैं कि आप हम पे रूल करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ट्रू फॉर द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसके लिए क्या इसमें से ट्रू नहीं होगा। ऑप्शन ए स्विफ्ट डिसीजन, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल, ऑप्शन सी आइडियल फॉर लार्ज कंट्रीज, ऑप्शन डी यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ, ऑप्शन ई नोटा। तो देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आइडियल फॉर लार्ज कंट्रीज, क्योंकि ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं ना कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा मॉडल किस कंट्री में सूट होगा, लार्ज कंट्री या स्मॉल कंट्री, उसका जज करना इतना आसान नहीं है। और दूसरा ऑप्शन बी भी कुछ हद तक डाउटफुल है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ट्रू फॉर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल उतना ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ऑप्शन ए द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट हैव बीन प्रोवाइडेड, ऑप्शन सी पब्लिक एंजॉय द राइट टू चूज एंड राइट टू चेंज द गवर्नमेंट। ठीक है, या फिर ऑप्शन डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैड बीन प्रोवाइडेड हेयर। तो देखते हैं भैया कि इसका आंसर क्या होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, घंटा फर्क पड़ता है, रिटन है तो क्या हुआ, हाँ डेमोक्रेसी इस पे बेस्ड थोड़ा ना है। ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट हैव बीन प्रोवाइडेड, अब फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड इसका मतलब ये थोड़ा ना कि इस पे डेमोक्रेसी बेस्ड होगा। ऑप्शन डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैड बीन प्रोवाइडेड है, इससे क्या घंटा फर्क पड़ता है हमको कि डेमोक्रेसी और इसका रिलेशन। ऑप्शन सी है पब्लिक एंजॉय द राइट टू चूज एंड चेंज द गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, चूज एंड चेंज, चूज एंड चेंज, चूज एंड चेंज, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब हमें राइट है टू चूज एंड चेंज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बना सकते हैं, गवर्नमेंट बदल भी सकते हैं। वैसे भी डेमोक्रेसी बेस्ट ही है तो PPP ट्रिपल P मॉडल, हाँ फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी में हर जगह पीपल पीपल पीपल। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए द लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू द एग्जीक्यूटिव, ऑप्शन नंबर बी द लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशियरी, ऑप्शन नंबर सी द लेजिस्लेचर and executive are independent, ऑप्शन नंबर डी द प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशियरी, या फिर ऑप्शन नंबर ई नोटा। जल्दी बताओ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई नोटा। ठीक है, नोटा या फिर मोटा। मेनली BPSC में मेनली ऑप्शन नंबर जो ई होता है इसमें ऑप्शन होता है नन ऑफ द अबव या फिर मल्टीपल आंसर ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि द लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है। द लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशियरी, द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर इंडिपेंडेंट, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होता है, द प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशियरी, वैसा भी कुछ नहीं होता। ठीक है, तो वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर ई।
अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच ईयर इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। आज़ादी के बाद किस साल में इंडियन स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया ऑन द लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है। आप तमिल बोलते हो, आप तेलुगु बोलते हो, आप बंगाली बोलते हो, उस बेसिस में आपका स्टेट का फॉर्मेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 1947, ऑप्शन नंबर बी 1951, ऑप्शन नंबर सी 1956 या फिर ऑप्शन नंबर डी 2000। सबसे पहले ये जान जाते हैं कि इंडियन स्टेट क्या है, कि कितने कितने उसको रीऑर्गेनाइज करने का तरीका, नया स्टेट बनाने का तरीका, इस सब कहाँ पे मेंशन है। तो ये मेंशन है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में और आर्टिकल 1 से 4, ठीक है, याद रखना। पार्ट 1 में मेंशन है, आर्टिकल 1 से 4 के बीच मेंशन है कि हम नए स्टेट का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, किस बेसिस पे कर सकते हैं। क्योंकि देखो पहले जो स्टेट का फॉर्मेशन होता था तो मेनली उसका बेसिस था एडमिनिस्ट्रेटिव। जैसे स्टेट बहुत बड़ा हो गया तो उसको एडमिनिस्टर करना, उस पर राज करना, उस पर शासन करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो इसलिए हम उसको छोटे छोटे कुछ कुछ स्टेट में डिवाइड कर देंगे ताकि हम उस पर प्रॉपरली एडमिनिस्टर कर सकें। जैसे अभी आप देखो यूपी भी बहुत बड़ा है, बहुत दिन से डिमांड हो रहा कि यूपी को भी ईस्ट यूपी वेस्ट यूपी में डिवाइड कर दिया जाए ताकि इसको प्रॉपरली एडमिनिस्टर किया जाए। और आप देखोगे विद इन 10 to 15 ईयर्स ये डिवाइड होगा ही होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिख रहा। बंगाल की भी ऐसे ही डिमांड आ रही है, जो सिख उधर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में दार्जिलिंग वाला पोर्शन जो गया हुआ है। तो पहले ये एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड में बनता था, लेकिन क्या हुआ कि अक्टूबर 1953, ठीक है, तो अक्टूबर 1953 में पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बन गया था आंध्रा। उसके बाद क्या हुआ, 1956 में फजल अली कमेटी बैठा, ठीक है, फजल अली कमीशन, और उसने रिपोर्ट दिया कि अब हम लोग बना सकते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को। तो पूछा जाएगा आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच ईयर इंडियन स्टेट रीऑर्गेनाइज ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, तो 1956 विल बी करेक्ट आंसर। सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, जब भी पूछे लिंग्विस्टिक बेसिस पे कौन सा कमीशन बैठा था तो नाम याद रखना फजल अली, ठीक है। फजल अली जो कमिटी बना था, जो कमीशन बना था 1955 में बना था, 1956 में उसने रिपोर्ट दिया था कि हाँ अब हम स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं लैंग्वेज के बेसिस में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप बताओगे आपको ये लेक्चर कैसा लगा, फिर हम आगे की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।